हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यू आईएएस। माय नेम इज़ मनीष और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जनरल स्टडीज़ के लिए HCS का एग्ज़ाम थोड़े दिन पहले नोटिफाई किया है कमीशन ने, एंड फॉर दैट पर्पस वी आर डिस्कसिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन दिस वीडियो सीरीज। सो इससे पिछली वीडियो में हमने फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिस्ट्री क्वेश्चंस, because even if you are prepared you need to practice more and more questions, and for that purpose we have come out with this series. और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं ऐसे और hundreds of questions if you want to practice, then the link is given in the description below. Also we are going to start our course from 11th of March 2021. तो HCS के लिए full online as well as offline course is going to start from 11th this month, और अगर आप चाहें तो उसके लिए enroll कर सकते हैं जिसका लिंक आपको description में दिया हुआ है. So let us see some questions of chemistry. Question number 1. Consider the following statements with reference to Einsteinium. Einsteinium. Number 1. It was discovered in the debris of the first atomic bomb, Little Boy, that was dropped over the city of Hiroshima, Japan. Second World War के दौरान दो बॉम्ब्स फेंके गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे, लिटिल बॉय एंड फैट मैन. तो जो हिरोशिमा पे बॉम्ब फेंका गया था लिटिल बॉय, क्या उसके बाद ये मेटल वहाँ पे डिस्कवर हुआ था? And second, it is a naturally occurring element which has radioactive properties. So it's a relatively new element जो टेबल में बाद में ऐड हुआ. तो इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? दिस इज व्हाट इट इज आस्किंग. इट इज आस्किंग अस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. देखिए, पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है. इट इज नॉट ए नेचुरली अकरिंग एलिमेंट एंड इट वाज आल्सो नॉट डिस्कवर्ड इन हिरोशिमा. सो बोथ विल बी योर आंसर. दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी गलत हो जाती हैं. पहली, ये कहाँ फाउंड हुआ था? पहली बात तो ये नेचर में नहीं मिलता है, सो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकेंडली, ये 1945 में नहीं 1952 में डिस्कवर किया गया था फ्रॉम द डेब्री ऑफ द फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब कॉल्ड आईवी माइक इन द पैसिफिक ओशन. तो ये हिरोशिमा वाले बॉम्ब से नहीं बल्कि जो पैसिफिक ओशन में एक्सप्लोजन किया गया था वहाँ से ये मेटल हमें मिला था, आइंस्टीनियम. सो दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 2. नाइट्रस ऑक्साइड कैन बी एमिटेड फ्रॉम व्हाट? कहाँ से नाइट्रस ऑक्साइड एमिट होता है? फर्टिलाइजर्स से, माइन डैम्प्स से, कार एग्जॉस्ट से या फिर पावर स्टेशन से? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. 1, 2 and 3, 1, 3 and 4, 2 and 4 और 1 and 3. फर्टिलाइजर से नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, कार एग्जॉस्ट से भी निकलता है, पावर स्टेशन से भी निकलता है, लेकिन माइन से नहीं निकलता है. So your answer becomes B, 1, 3 and 4. Again a relatively easy question it is. ये explanation अगर आप देखना चाहते हैं you can download this particular presentation by clicking on the link in the description. वहाँ पे जाके आप खुद को register कीजिए and then you can download all these for your ready reference for your revision purpose. Question number 3. A microwave oven can best heat what? इनमें से किस चीज़ को माइक्रोवेव ओवन बहुत सबसे अच्छे तरीके से हीट कर सकता है? हाई फाइबर फूड्स को, ड्राई फ्रूट्स को, हाई वाटर कंटेंट फूड आइटम को या फिर न्यूट्रिशन रिच फूड्स को? सो व्हाट इज इट दैट माइक्रोवेव्स टारगेट एंड इज ईजीएस्ट फॉर द माइक्रोवेव्स टू टारगेट? हाई फाइबर फूड्स, न्यूट्रिशन रिच फूड्स, ड्राई फ्रूट्स या फिर हाई वाटर कंटेंट? द आंसर इज सी, हाई वाटर कंटेंट फूड आइटम. इसीलिए कोई फूड आइटम जितनी ज़्यादा ड्राई होगी द लॉन्गर इट विल टेक टू हीट अप. और अगर हम बिल्कुल एक पानी वाली कोई सब्जी या बिल्कुल ही लिक्विड आइटम अगर उसमें रख देते हैं देन इट हीट्स अप रियली फास्ट. दैट इज द नेचर. माइक्रोवेव ओवन हीट्स फूड बाय पासिंग माइक्रोवेव रेडिएशन थ्रू इट, एंड माइक्रोवेव्स आर अ फॉर्म ऑफ नॉन आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which directly target the water and water components. Question number 4, very easy one. Dynamite को किसने डिस्कवर किया था? Who discovered dynamite? A. John Napier, B. Alfred Nobel, C. Volta or D. Jean Piccard. And that person who discovered dynamite is very very famous around the world for giving out the highest awards or the highest prizes in 6 different fields. So now you know the person is Alfred Nobel. Alfred Nobel जिसके नाम पे Nobel prizes हैं, he was the person who discovered dynamite. And there is a theory which says कि dynamite डिस्कवर करने के बाद उसे कुछ साल बाद रिग्रेट हुआ कि मैंने इतनी डिस्ट्रक्टिव चीज़ क्यों जो है वो डिस्कवर कर दी. सो देन ही स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ भी करनी शुरू करूं, एंड देन ही इंस्टीट्यूटेड द नोबेल प्राइज़, जो कि आज 6 फील्ड्स में दिए जाते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स.
क्वेश्चन नंबर 5, द हेड्स ऑफ मैच स्टिक्स कंटेन, माचिस की तीली पे जो एंड पे लगा होता है वो क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट एंड सल्फर, एंटीमनी सल्फाइड एंड सल्फर, पोटेशियम सैंड एंड सल्फर, और सल्फर एंड पोटेशियम क्लोरेट. So I think I have doubled the option here. It's a mistake. Basically the answer would be potassium chlorate and sulfur. So I think I have doubled the answer. So this is the correct answer. Potassium sulfate, potassium chlorate और sulfur जो है वो उस पर लगा होता है, राइट. सो पोटेशियम क्लोरेट एंड सल्फर, और माचिस की डिब्बी पे जिस मटेरियल पे हम उसे स्क्रैच करते हैं दैट इज रेड फॉस्फोरस, और इन दोनों के रगड़ने से आग पैदा होती है. Question number 6. Mercury is an unusual substance because it is a metal but in liquid form. It is liquid at room temperature. It is extremely sensitive to temperature variations or it is rarely available. ये क्यों एक unusual substance माना जाता है? Metals में इसकी एक ऐसी property है जो शायद ही और किसी metal में हो. It is a metal but it is in liquid form. This is why it is unusual. So mercury is a metal which is in liquid form. Question number 7, less from science but it is more from agriculture point of view. The ideal NPK ratio, soil में जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की आइडियल रेशियो है वो क्या होनी चाहिए? आइडियल जो है वो नहीं पूछी हुई, जो होनी चाहिए आइडियल एनपीके रेशियो शुड बी 4:2:1, 2:4:1, 4:1:2 or 8:3:2. The answer is 4:2:1. This should be the ideal ratio for nitrogen, phosphorus and potassium fertilizers. लेकिन हमने ओवर यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स का कर करके इस रेशियो को बहुत हद तक डिस्टॉर्ट कर दिया है, राइट. क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following was used as a chemical weapon in the First World War? कुछ इस तरह के ओवरलैपिंग क्वेश्चंस होते हैं. अभी वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है या ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सो यू गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो इनमें से कौन सा केमिकल वेपन है? अब तो खैर केमिकल वेपन्स का यूज बैंड है अंडर द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, बट एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच ऑफ दीज केमिकल वेपन्स वर यूज्ड? कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, मस्टर्ड गैस और वाटर गैस. Very deadly gas it is, and the answer is C, mustard gas. Mustard gas का use किया गया था उस वक्त. Was used in the First World War. It causes both internal and external bleeding and attacks bronchial tubes. Internal, external दोनों तरफ से ये bleeding कर देती है. It's a very deadly gas. Now the use of such weapons is banned by international conventions. Question number 9. Which of the following polymers is widely used for making bulletproof materials? Bulletproof material बनाने के लिए इनमें से कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएथिलीन, पॉलीएमिडीज और पॉलीकार्बोनेट, जो कि गोली को अपने से पार नहीं होने देता. इतना ज़्यादा टफ और लाइट मटेरियल कौन सा है? द आंसर इज डी, पॉलीकार्बोनेट. पॉलीकार्बोनेट से बनते हैं बुलेटप्रूफ मटेरियल. Polycarbonates are the polymers widely used in making bulletproof material. It is able to absorb bullets' energy and stop it. Question number 10. Gargling, जिसे हम गरारे करना कहते हैं. So gargling with a solution of table salt is known to provide relief for a sore throat. Why? Because it works as an analgesic, because it kills bacteria, because it dehydrates water from inflammatory tissues by osmosis, और बिकॉज ऑफ द प्लेसिबो इफेक्ट. इनमें से क्या सही है? गार्गलिंग की वजह से एक जो गले में प्रॉब्लम होती है वो ठीक क्यों हो जाती है? बिकॉज इट डिहाइड्रेट्स वाटर फ्रॉम इन्फ्लेमेटरी टिश्यूज बाय ऑस्मोसिस. बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ये उन इन्फ्लेमेटरी जो इन्फ्लेमेटेड टिश्यूज होते हैं उनको डिहाइड्रेट कर देता है, उससे पानी खींच लेता है. दैट इज वाई गार्गलिंग इज effective. So gargling with a solution of table salt provides relief at a sore throat because it dehydrates water from inflammatory tissues by osmosis. All right. So I hope you like these questions. Very easy level questions are these, क्योंकि state services में ऐसे ही questions ज़्यादातर पूछे जाते हैं. You should prepare physics, chemistry and bio in the same sense also.
and if you want to practice many more such questions, because practicing the questions is the most important thing you can do just before the exam. So I would recommend you to join our test series by clicking on the link in the description below. और अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, then our course is starting from 11th of March. Do enroll for the course by clicking on the link in the description. Thank you and all the best for your exam.